आप देख रहे हैं TCR न्यूज समय के साथ। जो वाहिनी चलाते हैं, समाचार वाहिनी चलाते हैं, उन सभी का भारतीय जनता पार्टी के इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज आपसे मुलाकात करने का या रूबरू होने का विषय यह है कि जिस तरह से पिछले सप्ताह रविवार के दिन हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारामन ने बजट प्रस्तुत किया, उस बजट से किस तरह से इस देश का और प्रत्येक नागरिक का और हमारे जिस तरह से उल्लासनगर एक छोटा व्यवसायिक शहर है, उसको किस तरह से लाभ पहुंचेगा और पूरे देश में किस तरह से हम कदम से कदम मिलाकर एक ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं जब 15 अगस्त 2047 जब देश को 100 वर्ष हो जाएंगे स्वतंत्रता को, तो यह देश हमारा विकसित देश होगा। यह संकल्पना जो ये संकल्पना हमने करी है, यह बजट उसी की आधार है, उसी की नींव है। अब आप देखिए कि अंत्योदय से सर्वोदय, अंत्योदय का अर्थ यह होता है जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको, और सर्वोदय यानी सभी को किस तरह से हमारी बजट द्वारा जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। यह बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की और भावना को साकार करता है, और मैंने बताया कि विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करता है। उल्लासनगर जैसे शहरों के लिए निर्णायक बजट है ये। उल्लासनगर जैसे श्रमिक, व्यापारी, मध्यम वर्ग, प्रधान शहरों के लिए बजट यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहरी रचना जैसे शहर में उल्लासनगर एक केंद्र सरकार की बजट में यह प्रावधान किया गया है जिसकी आबादी 5 लाख तक है या 5 लाख से ज़्यादा है, उन शहरों को विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, आवास, पानी के लिए विशेष निधि दी जाएगी। अब देखिए, आवास की जो कमी है हमारे शहर में, आवास के बारे में आप देखेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीबन 3,500 घर, जिसमें 750 करोड़ उल्लासनगर को प्रदान हुए। इसी तरह से इसकी यह देखी जाएगी, संभावनाओं को जांचा जाएगा कि कहाँ और भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर एक बहुमंजिल इमारतों में सभी जितने भी श्रमिक हैं या जिनके पास खुद का घर नहीं है वह घर मिले, ऐसी प्रावधान इस बजट में है। उसके अलावा आवास के अलावा स्वच्छता, बुनियादी सुविधा, जिसकी बुनियादी सुविधा में आप सभी मान लीजिए सड़कें आती है, पीने का पानी आता है, बाग बगीचे आते हैं, पार्किंग आती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए विशेष तौर पर केंद्र सरकार ने उन शहरों के ऊपर रखा है ताकि शहर का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत भारत, जिस भी शहर का, जिस देश की सड़कें बहुत मजबूत होती हैं या जिसकी सड़कें अच्छी होती हैं, वह देश आर्थिक रूप से सबल होता है। आज तक हम, जो कि प्रशासन राज रहा 4 वर्षों में, उस नीति को हम लागू नहीं कर पाए क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस शहर को अगर डीपी से और जो शहर हिसाब से जो आरक्षित
प्लाट प्लाट बचे हुए हैं जिसके ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, भले कहीं झोपड़े बने हैं, कहीं घर बने हैं, उसका अगर लागू करने हम जाएंगे तो सामाजिक त्राही त्राही मचेगी। इसके लिए इस प्रश्न का मैं आपको अभी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सड़कें बड़ी होनी चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। उसका किस तरह से अभी जो हमारी इस महानगर पालिका में सत्ता बनी है, उसका किस तरह से अच्छी तरह से उसका हम लोग प्रयोग कर सकेंगे, कैसे कर पाएंगे, वे आगे इसका हम आपको उत्तर जरूर देंगे। लेकिन सत्ता आपकी है, लेकिन जब डीपीआर आप लोग बनाते हैं, महासभा में डीपीआर आप लोगों ने पास किया, प्रस्ताव किया, तो सोच समझ के किया होगा ना कि शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए उसके मुताबिक। फिर आप अभी लोगों के बारे में सोचेंगे कि इसका नुकसान होगा और उसके बारे में भी सोच रहे, डीपीआर भी बना रहे, आप ऐसा डबल कैसे क्या कर रहे हैं? आपको मतलब वो डेवलप हो गया, डीपीआर रोड वहाँ बने, अमरनाथ को बने, यहाँ क्यों नहीं बनना चाहिए? देखिए, इस शहर की परिस्थिति एक बहुत ही भिन्न है। जब हम डीपीआर बना रहे थे तो हम चाहकर भी उन छोटों जो रोड छोटे नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि डीपीआर के मानकों में ही नहीं बैठ रहा था। यानी एक मानक होते हैं कि कम से कम इतनी खुली जगह होनी चाहिए और इतने रोड होने चाहिए। जब डीपीआर महासभा में पास हो रहा था तो हमारी डीपीआर पास करने की इतनी मजबूरी थी, तो कई सरकारी बैरेकों के ऊपर भी हमने रोड लगा दी, क्योंकि मानकों के हिसाब से डीपीआर और यथास्थिति के हिसाब से ये शहर बड़ा विचित्र है। इसके लिए इसके जवाब आपको डिटेल में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि उल्लासनगर के लिए ऐसी सुविधाएं दी हैं कि जो शायद पूरे विश्व में, पूरे भारत में किसको नहीं मिलती। ऐसी सुविधाएं, ऐसे नियम तोड़। इसका कारण यह है कि हमारे इस शहर में जमीन की बहुत कमी है। हमारे पास डेंसिटी, जिसको घनत्व कहते हैं, वो इतना ज्यादा है कि शायद आपको सोच से बाहर होगा कि किसी शहर का इतना घनत्व नहीं होगा। इसके लिए ये बहुत ही, जो आपका जो प्रश्न है, बहुत ही भावनात्मक है, लोगों के लगने वाला है। इसका किस तरह से अच्छी तरह से इसका निपटारा किया जाएगा, इसके बारे में आपको अभी तो हमारी सत्ता बैठी है, इससे पहले तो इसके बारे में अवश्य आप सभी लोगों का भी हमें इसमें मार्गदर्शन लगेगा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन इतनी बात सही है, आज तो डीपी के हिसाब से नहीं बन रहे। और सर, बहुत सरल है एमएसएमई रजिस्टर करना। आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो, बहुत इजी है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और एमएसएमई बहुत सारे उल्लासनगर के बहुत उद्यमियों ने अपना उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है और ऑनलाइन के जरिए उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स भी आते हैं और वो अपना प्रोडक्ट भी देखते हैं। बहुत सरल है, एक बहुत सीधा साधा ऑनलाइन प्रोसेस है, वो कोई भी कर सकता है। सर, मगाशी तुम्ही ड्रेनेज सिस्टीम बद्दल बोलला, केंद्र सरकार, राज्य सरकारचा पैसा आलेला आहे नगरपालिकेचा। उल्हासनगर स्टेशनच्या बाहेर तुम्ही बघाल, वालगुनी नदी, ते इतकी कचरा, इतका घाण, इतका वास येतो। ट्रेनमध्ये जाणारे लोक पण बोलतात की उल्हासनगर आलं, म्हणजे असं दुर्गंधी आली म्हणजे उल्हासनगर आलं। तुम्ही एसटीपी प्लॅन साठी करोडो रुपये खर्च केले, पण तो कार्यान्वित केलेला आहे? आम्हाला ज्यापर्यंत आम्ही 2022 पर्यंत, अप्रिल 2022 पर्यंत महानगरपालिकेत ज्यापर्यंत होते त्यापर्यंत तो कार्यान्वित झाला नव्हता। सध्याची परिस्थिती काय आहे, कसं आहे की आपल्याला ह्याचा दुर्दैव म्हणावा लागेल की 4 वर्षापासून सूत्र प्रशासनाकडे होते आणि प्रशासनाने शहराला किती दुर्लक्ष केलेले आहे ते आमच्यापेक्षा जास्त तुम्ही आपल्या ह्याच्यात लिहिलेले आहे। आज तरी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मी आज देऊ शकत नाही, पण नक्की तुम्हाला 2-2.5 महिन्याच्या नंतर ह्याची सगळी पाठपुरावा करून अभ्यास देऊन उत्तर देणार आहे। बहुत प्रॉब्लम है, उनको कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं दे रहे आप। उल्लासनगर में इतने बड़े बिजनेस है, इतने बड़े, कम से कम मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास है, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। उनका माल बाहर निकालने में, आने में, कच्चा माल जब आता है उनको तकलीफ होती है, बाहर निकालने में तकलीफ होती है, पानी का प्रॉब्लम है, सड़क का प्रॉब्लम है, बिजली बराबर नहीं मिलती, ये सब उनकी मैन्युफैक्चर के बारे में कंप्लेन है। आपकी बात जो है कि व्यापारियों से निरंतर हमारा व्यापारी सेल मिलता रहता है
और समस्याएं बहुत है, इसमें भी बात सही है। अल्टीमेटली जिस शहर में छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उन लघु उद्योगों को किस तरह से पूरी सहूलतें मिलें, इस तरह की हमारे संगठन की ओर से चिंता की जाती है। और जब आगे भी इस तरह की कोई भी ऐसी समस्या, भी आपने कहा कि लॉजिस्टिक समस्या है, लॉजिस्टिक समस्या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर देंगे तो लॉजिस्टिक अपने आप सुधर जाएगी। तो जो समस्याएं हैं वह शहर की भी समस्याएं हैं और व्यापारियों की भी समस्याएं हैं। जो सारी चीजें मैंने पढ़ी, जब इनको ठीक करेंगे तो वो जो समस्याएं हैं उनको भी उनका छुटकारा मिल जाएगा। अभी पानी के लिए हम अपना स्नोप लगाने जा रहे हैं, उसके लिए जो मंजूरी है वह सरकार की तरफ से मिल गई है। करीबन 200-250 करोड़ के बीच की ये मंजूरी है। और अब गतिमान होगा प्रशासन, क्योंकि पहले तो खाली प्रशासन था, अब शासन भी आ गया है। शासन प्रशासन के पीछे जब पड़ता है तो उसके एक अच्छे नतीजे निकलते हैं। मेरे को लगता है कि वह जल्द से जल्द काम शुरू होगा। काम चल रहा है, कुछ जगहों पे दुकानें बनती हैं, तो वो दुकानें कब बनेंगी, या केबी रोड का पूरा रास्ता कैसे क्लियर होगा? देखिए, केबी रोड का रास्ता बड़ी तेजी से चल रहा है। जो दुकानें कुछ 12, 15, 17 दुकानें हैं जिसका कोर्ट ने निपटारा कर दिया है, अब उनको किनको वहाँ पर वैकल्पिक जगह देनी है। और प्रशासन के तौर पर पिछले 4 सालों में यह नहीं हो पाया। अभी हमारे उप महापौर अमर लुंडी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो 15-17 दुकान है जिसका कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, जिस आधार पर उनको वैकल्पिक जगह देकर उसको हटाया जा सकता है। वो रोड क्या बनाया है आपके सहयोगी पार्टी का हो बनाया? देखिए, ये इस विषय पे घटिया बनाया है या अच्छा बनाया है, यह तो देखना सरकारी महकमों का काम है। हमारी पार्टी भी हम सत्ता में हैं, हम भी सत्ता में हैं। सत्ता के ऊपर आरोप लगाना, तो यह पूछना पड़ेगा कि वह शासन के जो लोग बैठे हैं पदों पर, उनको क्या अभी तक ऐसा लग रहा है क्या कि वो टीओके में हैं या शिवसेना में हैं? उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। यह है कि यह बजट है न खाऊंगा न खाने दूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की सोच को आगे बढ़ाने वाला यह बजट है। पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत अर्थव्यवस्था इसकी पहचान है। समापन व संयुक्त नारे अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि केंद्रीय बजट 2026 नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का प्रमाण है, जो हर वर्ग को साथ लेकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को इस जन कल्याणकारी बजट के लिए हम पूरी उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी जिला की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हम विश्वास प्रकट करते हैं जिस तरह से 11 वर्षों में आपने देश की दिशा और दशा बदलने का प्रयास किया है। आपकी जो संकल्पना है 2047 में इस देश को विकसित देश के रूप में हम देखेंगे, और यह संकल्पना जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने की है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी और आप बैठे हुए सभी पत्रकार गण, इन्होंने भी इस संकल्पना को पूरा करने के लिए हमें मदद करनी चाहिए। आप मददगार बने, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और आप सभी लोगों का मैं अंत में शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी इस प्रेस वार्ता में आपने सहभाग लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सबका साथ, सबका विकास, विकसित भारत, मजबूत भारत। आप देख रहे हैं TCR न्यूज समय के साथ।